that we are not in the business of wrestling. We are in the business of movies and storytelling. तो हम एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको मूवी की तरह, ताकि हम आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाए, जहाँ पे इमोशंस होंगे, जहाँ पे रोमांटिक का भी एंगल कहीं पे आएगा, जहाँ पे फैमिली का एक एंगल आएगा, जहाँ पे एक ही लेवल पे अटक गया था। चलो ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हायर करूँ नहीं करूँ, डर लग रहा था, सैलरी देनी पड़ेगी, ये वो वो तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट पूरा डूब गया है। फिर फेलियर आता है तो आपको और बड़ा झटका लगेगा। तो अगर आज का टाइम पर मतलब किसी को एक नॉर्मल इंसान को लगे अगर मुझे किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आईपीओ वगैरह में तो हम कर सकते हैं, पब्लिक है वो, और किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो इज देयर एनी प्लेटफॉर्म या कुछ जहाँ से कर सकते हैं? तो इज देयर एनी फ्रेमवर्क दैट अ पर्सन शुड फॉलो कि यहाँ पे किसी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं? जैसे गो मैकेनिक का हुआ था, बड़ा ड्यू डिलिजेंस का उनका गफला निकला था। तो अगर आज के टाइम पर अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, किस इंडस्ट्री में आप प्रेफरेंस करोगे कि अभी जा सकते हैं? उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है अगले 5 से 7 साल में। मतलब आज के टाइम पे आई थिंक ब्रांडिंग और मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट भी निकाल रहे हो जो पहले से है मार्केट में, लेकिन आपकी ब्रांडिंग काफ़ी अपीलिंग है, तो काफ़ी अच्छा स्टैंड आउट कर सकता है। तो अभी तक आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसमें सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी है अभी तक? लेकिन अगर बिजनेस ओनर है कोई, उसको किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट उठाना चाहिए पहले तो ये? इस पर मेरे हिसाब से एक समरूल है कि यार आपने जब तक अपना एक क्रैक नहीं किया है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं उठाना चाहिए, दूसरे का पैसा दाव पे नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो खुद एक एंजल इन्वेस्टर है, उसके साथ साथ वो एक बिजनेस कोच है, एक सीए है, अपनी एक बिजनेस फर्म रन कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। तो ये है दिवांश लखानी, जिनके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के टाइम पे कौन कौन से बिजनेस ट्रेंड कर रहे हैं और कैसे कोई नॉर्मल इंसान किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो क्या सही समय है और कैसे आप अपने बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को काफ़ी क्लोज से देखा है, बहुत सारे फाउंडर्स के साथ बात की है, और वही सारे इंसाइट्स हमारे साथ आज इस चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो मतलब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आई गॉट टू नो यू आर अ बिजनेस कोच एज वेल एज एंजल इन्वेस्टर, सीए, यू आर रनिंग अ फर्म, और उसके साथ आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो। तो आप इतना सब मैनेज कैसे करते हो? गुड क्वेश्चन, पहला ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम। मतलब ये सारी चीज़ें ना बाई चांस हो गई है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ प्लान किया है और मैंने 3 साल का रोड मैप बनाया था। दो हम लोग स्टार्टअप्स के साथ जब काम करते हैं, हम उनके लिए पूरा 3-5 साल का एक रोड मैप बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, पर मेरे केस में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो 2 चीज़ें हैंडल करूँ, मेरे से वो नहीं हैंडल होती है। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन और अपना नॉर्मल जॉब हो गया, जो भी बिजनेस हो गया वो कर रहा हूँ, मेरे तो वो नहीं हैंडल हो रहा है। वीकेंड वीकडेज सब लग जाता है उसी में। बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। यू आर राइट। और यही चीज़ है, मतलब ये सारी चीज़ बाई चांस हुई है। तो हमने LFS स्टार्ट किया था 2018 आई थिंक जैन में, एंड तब हम कुछ दूसरे मॉडल से स्टार्ट किए थे, PMS, स्टॉक मार्केट्स वगैरह। फिर वहाँ से कैसे, मतलब बाई गॉड्स ग्रेस और बाई चांस आप बोल सकते हो कि सीधे स्टार्टअप्स का काम आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे करके। और ये कोविड के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की। एंड देन स्लोली स्टेडीली वी रियलाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप हियर, और मेरा जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है, जितना मैंने सीखा है मेरे जॉब से और फिर 2 साल LFS चला के, कि मैं ये स्टार्टअप के अंदर ज़्यादा वैल्यू एड कर सकता हूँ। तो वो बाई चांस हो गया, और फिर हम स्टार्टअप के अंदर फुल टाइम घुस गया, एंड देन वी पिवटेड कम्प्लीटली आवर मॉडल टू जस्ट स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फंड रेजिंग, एडवाइजरी। बाई चांस हुआ। फिर बाई चांस ऐसा लगा कि भाई थोड़ा कंटेंट वगैरह बनाते विद एन इंटेंशन के यार, स्टार्टिंग जब लिंक्डइन से किया था तो ऐसा एक ही इंटेंशन था कि भाई वहाँ से कुछ लीड्स आ जाए बिजनेस के लिए। ऑनेस्ट यही था। और धीरे धीरे समझा कि यार लिंक्डइन इज़ नॉट लाइक जस्ट अ लीड मैकेनिज्म। लिंक्डइन पे आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल स्टोरी शेयर करने पड़ेंगे, जो शायद अब तक पब्लिक में है नहीं, लोग जानते भी नहीं है। जाके लोग जब जितना आप रॉ रहोगे उतना आपको लोग दे विल
रिस्पेक्ट दैट रॉनेस, इट शुड नॉट कम विद एनी फिल्टर। तो फिर वो स्टार्ट किया है, तो तब से कंटेंट की जर्नी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे करके। हाँ, और आज के टाइम पे आई थिंक ज़रूरी भी है थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन करना बिजनेस ओनर्स के लिए। मतलब थोड़ा मस्त सा हो गया है, काफ़ी सारे लोग आ गए कंटेंट क्रिएशन में। हाँ, अभी काफ़ी मस्त हो, तब आई थिंक 5 साल पहले तो इतना मस्त नहीं था, बट इवेंचुअली स्टार्टेड पिकिंग बिकॉज लोग देखते गए, बाकी सब लोगों से भी बनाते गए, यू नो, दे स्टार्टेड सीइंग ऑल दैट स्टफ and I think that's when you start adding value with your content, with your experience, you know, लोगों को थोड़ा समझने में देखने अच्छा लगता है बेसिकली। तो वो कंटेंट स्टार्ट हुआ, फिर पॉडकास्ट भी वापस बाई चांस हुआ। हमें लगा कि भाई जितने पॉडकास्ट में मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ एज अ गेस्ट, सो दे जस्ट आस्क मी अबाउट माई बिजनेस। पर जितना मैंने ग्लोबली पॉडकास्ट देखे थे जो रोगन के, या मैं यहाँ पे इंडिया में बियर बाइसेप और राज चमानी, इनके काफ़ी दिख और काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, यू नो। तो उतना मेरे को लगा कि भाई पॉडकास्ट इज़ नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट टू टॉक अबाउट व्हाट यू डू इन प्रोफेशनल लाइफ, इट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन साइड ऑफ दैट पर्सन। Yes, friend, it is like a point of view. जो भी है, perspective on topics. It is about your personal stories. आपको क्या अच्छा लगा है, आपको क्या बुरा लगा, आप किस चीज़ से ग्रो हुए हो, या आपको कौन सी चीज़ रोक रही है ग्रो होने से। तो ये सारा चीज़ है। तो वो मुझे लगा कि यार एक पॉडकास्ट स्टार्ट करते अपने इकोसिस्टम के अंदर, स्टार्टअप में, एंड इससे एक थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग भी मिलेगा, थोड़ा बेटर मिलेगा, and we'll be able to share stories which no one knows about so many founders. Yeah, I think that help. काफ़ी सीखने को मिलता है, प्लस काफ़ी स्टोरीज बाहर आती है। अभी सारे पॉडकास्ट को हमारे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, एंड सो मेनी पीपल आर लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरीज, सो दैट इज़ यू नो फर्स्ट हैंड फीडबैक जो एक मिलता है बेसिकली। तो उसी से प्लस चालू है, विच इज़ अ कंटेंट क्रिएशन टीम। तो अगर हम इन सब चीज़ों को हटा दें, तो उससे पहले जो देवांश, वो लाइक रियल देवांश क्या थे, वो क्या करते हैं? यार रियल देवांश एक एथलीट है, एक ये भी नहीं बोलूँगा मैं, अभी भी दिल से हूँ स्पोर्ट्समैन, एक क्रिकेटर। सबसे पहले क्रिकेट आता है, यू नो, फॉर द रियल देवांश लखानी। आई फील लाइक, you know, life is more like a sport, so you have to lose some, you have to win some, and you have to enjoy the process, you have to enjoy the match, you have to enjoy every ball that is bowled to you. कभी बोल्ड होएंगे, कभी कट आउट होएंगे, कभी अपन विकेट लेंगे। तो it is like that, so I have learned a lot from sports, and for me that stands out if I have to define as, you know, in one sentence or one word, like I'm a sportsman at heart. Plus मैं WWE का बहुत बड़ा फैन हूँ, रेसलिंग का। अरे नहीं, WWE तो मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब अब तो टाइम नहीं मिलता देखने का, पर पहले बहुत देखते थे। मैं बहुत टाइम निकालता हूँ देखने के लिए, आई वॉच इट एवरी वीक, एंड तो वो एक दूसरा बच्चा अंदर, एज अ रेसलिंग किड, एज अ रेसलिंग फैन, एंड आई एम स्टिल अ फैन। इट इज़ नॉट के मैं 90s में फ़ैन था एज अ किड, और फिर मैंने छोड़ दिया। जब मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि भाई ये सब नकली है, फेक है, तो मैंने छोड़ दिया। नो, मैं अभी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अभी भी पूरा चीज़ फॉलो करता हूँ, पूरा चीज़ देखता हूँ, उसका बिजनेस समझता हूँ, उसके अंदर क्या चलता है वो भी समझने की कोशिश करता हूँ। सो दैट प्रोडक्ट, रेसलिंग WWE प्रोडक्ट इज़ वेरी कूल प्रोडक्ट फॉर मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल टुडे। सिमिलर विथ क्रिकेट, तो ये दो स्पोर्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं। कि मतलब मैंने तो WWE तब देखना छोड़ा जब मुझे पता चला यार ये सब तो नकली है, धोखा हो गया। उसके बाद लाइक मैं धीरे धीरे सारे 90s के किड्स ने तब छोड़ दिया जब उनको लगा कि भाई ये नकली है, और उनको लगा कि ये थोड़ा बचकाना है, बड़े लोग थोड़ी ना दिखते हैं। तो यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंड। मेरे फ्रेंड्स लोग ने भी देखना छोड़ दिया बिकॉज दिस रीजन के। नाउ वी हैव ग्रोन अप, वी शुड वॉच फुटबॉल, वी शुड बी अ फुटबॉल फैन, यू नो, नॉट अ WWE फैन। दो तो बच्चे लोग देखते हैं यार, इट्स ऑल फेक, एंड यू नो, मैं बोला भाई उसको खून निकल रहा है, खून फेक है क्या? बट नहीं, स्क्रिप्टेड भी होता है वो काफ़ी हद तक।
देखो जो मूव्स करते हैं वो तो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो लगती है आपको, जो इंजरी होती है, ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है, वो स्क्रिप्ट कैसे हो सकता है? स्क्रिप्ट क्या होता है कि इट इज अ स्टोरी, दे आर मेकिंग अ मूवी। तो जो ट्रिपल एच है, पता होगा ट्रिपल एच, एंड वर्ड्स को शायद पता होगा, ही इज द करंट COO, राइट? एंड ही राइट्स द स्क्रिप्ट और ही मेक्स द प्रोग्राम। तो वो तो एक्स प्लेयर है, उसके फादर इन लॉ की ही कंपनी थी, अभी तो चलो ये। He had said this very interesting line that we are not in the business of wrestling, we are in the business of movies and storytelling. तो हम एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको मूवी की तरह, ताकि हम आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाए, जहाँ पे इमोशंस होंगे, जहाँ पे रोमांटिक का भी एंगल कहीं पे आएगा, जहाँ पे फैमिली का एक एंगल आएगा, जहाँ पे, क्योंकि ऐसे काफ़ी ऐसे टीम्स रहती है WWE में जो एक फैमिली बन जाती है, फिर उसमें झगड़े होते हैं, तो दिस शो के एक जन विलन बन गया, एक जन हीरो बन गया, तो ये सारा एंगल आता है, राइट? एंड दैट इज़ हाउ दे टेक। वो हर मैच पीछे एक कहानी रहती है, जो वो लोग इंटरनली प्लान करते हैं कि कैसे करने है, वो लोग इंटरनली प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कैसे आगे इसको लेना है ये कहानी को। बट जो मारा मारी रहती है वो तो आप टेक नहीं कर सकते ना, जो आपको मूव्स दे रहे हो हवे में लटक के, हवे में कूद के, दैट कैन नॉट बी फेक, वो लगती है। उसमें सर्जरी लोगों की हुई है, उसमें लोगों के करियर एंड हो गए। हम पूरा पॉडकास्ट बट वी लीव इट फॉर सम गुड साइड हो गया, इस पर अच्छा खासा इंसाइट ले सकते हैं। हाँ, मतलब मैं इसके ऊपर ऑन एंड ऑन जा सकता हूँ, बट वी लीव इट फॉर सम अदर डे। प्लीज कंटिन्यू। मैंने शुरू किया था अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी या बिजनेस जर्नी, तो अर्ली स्टेज पे कुछ चैलेंजेस ऑब्वियसली आए होंगे, सबके आते हैं, हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो शुरू होती है कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे वो सोचता है यार नहीं अब नहीं कर सकते इससे आगे। तो आपको तब कुछ था ऐसा? हाँ, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई इसको ग्रो कैसे करें। वो मैं एक ही लेवल पे अटक गया था, मतलब ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हायर करूँ नहीं करूँ, डर लग रहा था सैलरी देनी पड़ेगी ये वो, और डर लग रहा था कि आगे क्या कोई दूसरा बंदा आके मेरे तरह से जितना मेरे को पसंद है उस हिसाब से क्या वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अरे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, लाइक जब फर्स्ट हायरिंग कर रहे हो आप अपने बिजनेस के लिए, तो काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, तो काफ़ी बड़ा स्टेप भी रहता है, अगर वो हो जाए तो मतलब आप एक अच्छे ग्रोथ लाइन पे आ जाते हो। तो वो आई थिंक वो एक जो डर रहता है, वो डर को थोड़ा भगाना इम्पोर्टेंट था, और वो मुझे बुक से मिला था, द ई-मिथ करके। अच्छा, जो मैं सारे सोलोप्रेनर्स या जो 2-3 जन की टीम है उनसे बोलूँगा कि वो बुक पढ़े, जिनको एक बिजनेस बनाना है, मतलब ग्रो करना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो अब जो भी आप करते हो, लाइक इसमें बिजनेस कोच हो गया आपका, कंटेंट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा आपको लाइक क्या करना पसंद है? यार इसमें से कुछ एक को आपको आगे लेके जाना सबसे ज़्यादा, जो करने में भी आपको मज़ा आए, क्या पसंद है वो? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर मैं आँख बंद करके सोचूं इसके बारे में, इज टॉकिंग टू स्टार्टअप्स। मतलब जब हम उनके साथ एक डिटेल में कॉल करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, बिजनेस मॉडल समझते हैं, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं समझते हैं, बहुत पसंद आता है मेरे को। थोड़ा बीच में क्योंकि बिजनेस में लग जाते हैं, एक्सपेंशन में लग जाते हैं, हायरिंग में लग जाते हैं, तो बहुत सारे एंगल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स देखने पड़ते हैं, एक्सपेंशन एंगल देखने पड़ते हैं। तो बीच में ये चीज़ मेरी रह गई थी कि यार स्टार्टअप से बात करते करते मतलब मैं किधर और भी, क्योंकि टाइम देना पड़ता है ना, हायरिंग पे टाइम देना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना पड़ता है, कंटेंट पे ध्यान देना पड़ता है। तो वो आई थिंक बीच में रह गया था कि भाई बीच में टूट गया था एक स्टार्टअप के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करना वगैरह। बट आई थिंक वो एक चीज़ है जो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, एंड देन आई एम लाइक ओके आई नीड टू अगेन start talking to more founders and because that is something very core, I really like that। मतलब वो कोर था हमारा ये बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए, उसका ही
पर्पस मुझे मिला था कि भाई आई वांट टू हेल्प दीज फाउंडर्स। तो कहीं कहीं बीच में कभी ऐसा टाइम आया था जहाँ पे वो पर्पस छूट गया था पीछे, और अपन धंधे पे लग गया था ना ग्रो करने के लिए। बट यू नो eventually of course it came back because you realize that. But yeah, that is what I love the most. तो आपका जो पहला इन्वेस्टमेंट रहा होगा, लाइक जिस भी स्टार्टअप में आपने किया होगा, वो ऑब्वियसली रिस्की होगा, लेकिन वो क्या मेरा पहला इन्वेस्टमेंट एक झारखंड बेस्ड स्टार्टअप में था, एंड इट वाज इन द हाइपर लोकल डिलीवरी, एंड तब कोविड के दौरान किया था। बट ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस, आई वुड से लर्निंग बहुत मिली थी। वो तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट पूरा डूब गया है, और it did not succeed and it did not go as per plan. But वहीं से सीखने को मिला आई थिंक, और it was an experience, क्योंकि वो पहला था, इट इज़ लाइक कि फर्स्ट लव, और फिर वो रिलेशनशिप चला नहीं, अब है बहुत कुछ ना, हाउ यू आर सपोज टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड नाउ फॉर द नेक्स्ट टाइम, और वही हुआ था। एंड हमने वो स्टार्टअप के अंदर ऐसा प्लान बनाया था कि हम हर सिटी में बहुत जल्दी एक्सपेंशन करेंगे, राइट। पर वो चीज़ चली नहीं, और वो क्यों नहीं चली, क्योंकि हमने एक सिटी में जब आए, तब वो सिटी में हमने हमारे ऑपरेशन और सर्विसेज को एक ब्रांड नहीं बनाया, एक आइडेंटिटी नहीं बनाया। वो सिटी में हम डीप नहीं उतरे, हम लोग नैरो पूरा नीचे तक नहीं गए, पूरा मतलब नीचे से पानी डिगिन करना था, वो हमने नहीं किया। और हमने सिर्फ सरफेस लेवल पे आए, उधर टच किया, खाली दिखाया गया था ये इन्वेस्टर में ये सिटी में हम प्रेजेंट है, नेक्स्ट सिटी में वापस लॉन्च कर दिया विद इन 4 वीक्स। तो वो हमें पता चला कि यार ये मॉडल नहीं चलता है ऐसा, इट इज़ नॉट जस्ट स्किप एंड जंप। आप जब कोई सिटी में आते हो अपने बिजनेस को लेके, यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन बिल्डिंग अ ब्रांड, इन रिपीट परचेज, है ना, हायर रिपीट परचेज आनी चाहिए, वो आना चाहिए। तो वो वाला चीज़ था बेसिकली। मतलब ऑब्वियसली पहला इन्वेस्टमेंट को रिस्की तो रहता ही है, और उसके बाद अगर ऐसा हो तो दूसरे पे तो लाइक और ज़्यादा डाउट्स होता ही है। ये अपने लाइक पहले ये सराब तो दूसरे ऐप को शुरू करना एक अलग चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है पहले एकदम ही आपको फिक्स से मिलना चाहिए, तब जाके आप दोबारा मिस्टेक वापस वो नहीं करोगे ना। वो भी है। ये स्टार्टिंग में पहले एकदम में आप लकी हो गए, फिर फेलियर आता है तो आपको और बड़ा झटका लगेगा। स्टार्टिंग में फेलियर आ गया तो आपको पता भी चलेगा क्या ये आपको लॉन्ग टर्म तक करना है, क्या आपको इसमें मज़ा आ रहा है, आपको सीखने को क्या मिला। तो जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर नहीं है ना, वो लोग निकल जाएंगे फिर, पहले चूंकि में फेलियर मिल गया था। हाँ वो भी है, लाइक जो अगर नए नए आए और पहले 2-3 में फेलियर मिल गया तो ऑब्वियसली उनका रेंट अपना चल जाएगा ना, कि अच्छा क्या उनका स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी क्या है, क्या वो लोग और रिस्क ले सकते हैं, क्या उनको ये इंडस्ट्री, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री हाई रिस्क की इंडस्ट्री है, वो समझ में आ रही है कि नहीं। ओके। तो अगर आज के टाइम पर लाइक मतलब किसी को, एक नॉर्मल इंसान को, लाइक अगर मुझे किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि IPOs वगैरह में तो हम कर सकते हैं, पब्लिक है वो, और किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, तो इज देयर एनी प्लेटफॉर्म या कुछ जहाँ से कर सकते हैं? स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका देखो टिकट साइज मैटर करता है। टिपिकली अगर आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो 2 लाख से स्टार्ट करते हैं, जो आपका मिनिमम पर डील में आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सको, है ऐसे कोई प्लेटफॉर्म? हाँ है ना, 2 लाख से कर सकते हो। आई थिंक IPV करता है, लेट्स वेंचर आई एम नॉट श्योर अगर करता है कि नहीं, वी फाउंडर सर्कल करता था, अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें थोड़ा सेबी के अभी रेगुलेशंस भी चेंज हुए हैं। तो यू क्रिएट एन एंजल फंड, अ वेंचर कैपिटल फंड, राइट। तो वो थोड़ा रेगुलेशंस के हिसाब से है, बट है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पैसे 1-2 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो इज देयर एनी फ्रेमवर्क दैट अ पर्सन शुड फॉलो कि यहाँ पे किसी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं? यार देखो, इसमें ना पर्सनल बायस बहुत आ जाता है बीच में। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर पैशनेट एंड यू हैव नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, तो आप चाहोगे कि भाई मैं स्पोर्ट्स के कोई इंडस्ट्री में या स्पोर्ट के कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँ,
वो चीज़ आप समझ में आती है। तो एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आपको यही डायरेक्शन में जाना चाहिए कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। ओके, आप एक मतलब कोई मैन्युफैक्चरर हो कोई ब्रांड के, तो आपको ब्रांड और वो चीज़ समझ में आती है ना। आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो आईटी में काम करता है, तो आपको टेक कंपनी समझ में आती है, राइट। आप फाइनेंस वाले बंदे हो तो आपको कोई फिनटेक स्टार्टअप बेटर समझ में आएगा। ओके, तो वही मतलब जिस चीज़ की आपको नॉलेज अगर आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहे हो सिमिलर स्टार्टअप में, तो आप ज़्यादा अपना वही कोई देखना चाहिए, सबसे पहले वही देखना चाहिए आपको किस चीज़ का नॉलेज है जो आपको समझ में आता है, ठीक है। राइट। फिर ऑफकोर्स फिर सारा आप फाउंडर के साथ बात करोगे, उनसे समझोगे उसका बिजनेस क्या है, पहले पिच डेक मंगाओगे, लिखोगे कि अच्छा ये चीज़ समझ में आ रही है, क्या वो अभी बिजनेस कर रहा है, क्या उसका प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटर क्या है बाकी कॉम्पिटिटर से, तो ये सब चीज़ आप देखोगे। फिर फाउंडर के साथ बात करोगे, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको अगर आप सजेशन या फीडबैक दे रहे हो क्या वो ले रहा है कि नहीं, राइट। ये भी रिस्क रहता है ना कि लाइक नए स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आईपीओस वगैरह में, पब्लिक कंपनीज में तो सेबी है सब चीज़ों के लिए, बट अगर आप किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करो, नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, तो वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। लाइक पता नहीं होता है हमने एकदम नई स्टार्टअप होती है तो होता है। इनफैक्ट काफ़ी जो पुरानी स्टार्टअप भी हो चुकी है उनके लिए भी होता है, जैसे गो मैकेनिक का हुआ था, बड़ा ड्यू डिलिजेंस का उनका गफला निकला था, राइट। तो होता है, ड्यू डिलिजेंस इज ऑलवेज अ बिग चैलेंज। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक गट कॉल लेना है कि भाई डालना है कि नहीं डालना है। क्योंकि शार्क टैंक भी देखना अगर, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बाद में पता चलता है उसमें कुछ इश्यूज आए, उन्होंने जो बोला था कमिटमेंट वैसे नहीं थी, काफ़ी इश्यूज है जिससे लोग भी डरते हैं लोग चीज़ों में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप समझ में आता है कि उनका कंप्लायंस कैसा है, क्योंकि यार पेपर वर्क तो स्ट्रांग होना चाहिए, कंप्लायंस सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, उसका कोई दो राय नहीं है। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टर ₹1 भी नहीं डालेगा। तो पता कैसे करेंगे कि मतलब सही है या नहीं है? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देखना है, टैक्स भर रहे हैं कि नहीं टाइम पे देखना है, एडवांस टैक्स भर रहे हैं कि नहीं देखना है, जीएसटी टाइम पे रिटर्न्स जा रहे हैं, पेमेंट्स जा रहे हैं गवर्नमेंट को देखना है, कोई लोन लेके रखा है तो लोन में डिफॉल्ट तो नहीं किया है, क्रेडिटर से जो क्रेडिटर को पैसा देना है उनको क्या वो टाइम में दे रहे हैं कि नहीं, जो डेटर से पैसा लेना है क्या उनको टाइम पे आ रहा है कि नहीं, कहीं पे वो लोग साइफनिंग ऑफ फंड्स तो नहीं हो रहा है कि कंपनी में पैसा आता है और प्रमोटर उठा लेता है ड्राइंग्स दिखा के, ओके, हाँ। राइट। तो ये सारी चीज़ वो ड्यू डिलिजेंस वाले लोग, लीगल लोग, ऑडिटर लोग करते हैं। तो अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहे हैं जहाँ पे जैसे आप अभी आपने 2-3 प्लेटफॉर्म बताए, वहाँ जाके अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ ये सब चीज़ अवेलेबल होगी, या फिर हमें जाके पर्सनली फाउंडर से बात करनी पड़ेगी ना उनकी कंपनी में? तो कह देखो, आप बहुत छोटा अमाउंट डाल रहे हो तो शायद आपको फाउंडर से 1-on-1 बात करने को ये प्लेटफॉर्म ना दे, पर प्लेटफॉर्म ने अपने लेवल पे सारा चीज़ कर दिया होगा। अभी आपको उनके रिपोर्ट और रिसर्च के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट्स, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मंथली इनकम स्टेटमेंट, सारा कुछ पड़ा होगा प्लेटफॉर्म पे, ओके, राइट। और उनका जो पिच रिकॉर्डिंग रहता है वो रिकॉर्डिंग भी पड़ा होगा, तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि पिच में उन्होंने कैसे पिच किया था, राइट। 1-on-1 शायद बात करने को डिफिकल्ट हो अनटिल अनलेस आप बोलते हैं यार मैं 1 करोड़ डालता हूँ, हाँ वही। तो मुझे पर्सनली बात करनी है, उनको मेरे ऑफिस में बुलाओ, मिलना है। तो अगर आज के टाइम पर लाइक अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, किस इंडस्ट्री में आप प्रेफरेंस करोगे कि अभी जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को स्पोर्ट्स के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है अगले 5 से 7 साल में। देयर आर couple of reasons. One is the government's thrust on sports in India. तो स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट अपनी बहुत सपोर्ट कर रही है, इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल सपोर्ट एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स टेक में काफ़ी कुछ स्टार्टअप्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर बन सकते हैं। अभी एक शार्क टाइम पे मैंने देखा, मेटा तो करके था, मेटा बैट। अच्छा, वो जो छोटे से बैट्स थे उनके। हाँ, तो आप वीडियो गेम तो नहीं, बट आप एज अ यू आर प्लेइंग इंडोर क्रिकेट ऑन योर टेलीविजन, आप टेलीविजन पे लगा के
कोई बंदा बॉलिंग कर रहा है वहाँ से स्क्रीन पे आ रहा है, एंड इट इज़ वेरी खुद क्रिकेट खेलते लगे आपको लगता है ऐसे वो फील आएगा जो एक्चुअल क्रिकेट में जब तक वो बॉल टच का हो? जो लोग अभी ग्रो हो गए, मैच्योर हो गए, राइट, जिनको डेली क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता, मेरे को 15 साल पहले डेली खेलने को मिलता था, तो मैं बस बैट नहीं लूँगा, पर आज मुझे डेली खेलने को नहीं मिलता है। अगर आज मुझे ऑफिस से आके घर पे 10 मिनट को भी खेलने को मिले, तो मैं बाहर तो कोई होगा नहीं खेलने के लिए, राइट, तो मैं घर पे अगर खेल सकता हूँ तो आई विल बी। टारगेट ऑडियंस है, वो उन्होंने भी क्लियरली बोला था कि भाई टारगेट ऑडियंस इज दैट वर्किंग क्लास 27 28 years onward guys till 45 50 55 years old people। तो मेरा टारगेट ऑडियंस है ही नहीं बच्चे लोग, कोई जिनके पास अभी टाइम नहीं है जाता जो सिर्फ रात को आ रहे बाहर ही भेजना चाहिए बच्चों को। बट एक बार जब आप कमाने लगते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास इतने सारे दोस्त होंगे नहीं जो डेली खेलेंगे। एग्जैक्टली। टॉप क्रिकेट आप हफ्ते में एक बार जाओगे, कोई ग्रुप अगर हुआ तो, ग्रुप नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बचपन के दोस्त थे वो सब अभी शिफ्ट हो गए, कोई कहीं और चला गया है, इंडिया चला गया है, सब काम में बिजी हो गए। अगर वर्किंग क्लास है या फिर जिनके पास टाइम है उनके लिए आई थिंक वो चल सकता है काफी। वैल्यू प्रोपोजिशन और टारगेट ऑडियंस उनका बहुत क्लियर था, विच मेक सेंस, दे आर नॉट टारगेटिंग किड्स। तो अगर लाइक आज के टाइम पे कोई बिजनेस शुरू करता है तो आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी कि उसे प्रॉफिट एंड ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या रेवेन्यू की तरफ? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को लेके चलना चाहिए, और रेवेन्यू तो ग्रो करना ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ रखनी चाहिए, ताकि आप सस्टेनेबली ग्रो करो, उसको आगे लेके जाओ, बढ़ाओ उसको आगे, राइट तरीके से कैपिटल एलोकेशन करो, एंड सही टाइम आके आप इन्वेस्टमेंट रेज करो सही समय आने पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज समथिंग दैट डन करके लाइक जल्दी रेवेन्यू ग्रो करने की जगह इट्स बेटर टू गो स्लो बट प्रॉफिटेबल। क्योंकि इन्वेस्टर का भी पैसा है ना, इन्वेस्टर का पैसा क्यों बर्न करना? हाँ वो किसी को फ्री नहीं ना आता है पैसा। बट आज कि फ्रेस्ट भी इस चीज़ के लिए बोलता है कि यार थोड़ा बर्न करो, रेवेन्यू बढ़ाओ, क्योंकि ये आजकल मोस्टली गेम वैल्यूएशन पे चलता है। जो इन्वेस्टर्स भी आते हैं उनको भी एग्जिट चाहिए, तो रेवेन्यू बढ़ा के दे वांट टू एग्जिट, तो वो भी हाँ, वो थोड़ा थोड़ा अभी चेंज हुआ है कि इट इज नॉट ओनली ऑन द रेवेन्यू, इट इज ऑल्सो ऑन द बॉटम लाइन, इट इज ऑन योर एबिटा। कि आप एबिटा भी कितना कर रहे हो, कितना उसमें से प्रॉफिट कर रहे हो। आई थिंक वो एक कल्चर होना चाहिए इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इन्वेस्टर रिस्क कवर्स है थोड़े, राइट, दे डोंट टेक हाई रिस्क। यूएस में, सिंगापुर में थोड़े आपको हाई रिस्क कंपनी इन्वेस्टर्स मिलेंगे, राइट, बट इंडिया में थोड़े इन्वेस्टर्स पे इतना रिस्क एपेटाइट नहीं होता। तो आई थिंक एज अ बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन वेयर आवर स्ट्रेंथ इज। आप रिलायंस को देख लो, टीसीएस को देख लो, विप्रो को देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, टाटा स्टील देख लो, कोई भी बिजनेस जो इंडिया में बने, दे हैव ऑलवेज बीन ग्रोइंग, बट दे हैव ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल। शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, सारा कुछ करेंगे, वो भी है। और एंड आज मतलब आज के टाइम पे आई थिंक ब्रांडिंग और मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट पे निकाल रहे हो जो पहले से है मार्केट में, लेकिन आपकी ब्रांडिंग काफ़ी अपीलिंग है, तो काफ़ी अच्छा स्टैंड आउट कर सकता है। या आई एग्री। आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसको रीब्रांड करके नए ऑडियंस के लिए ला सके, और इसका एक एग्जांपल है, अभी 6 साल पहले एक मूवी आई थी, कोई साउथ की मूवी थी, तुम्हारा प्यार या ऐसा कुछ। इट वॉज अ फ्लॉप बैक देन, दे re-released it right now. Now it has earned already 35-40 crore. It became a proper hit. तो मतलब उसको रीब्रांड करके, थोड़ा रीपैकेज करके, बेटर प्रेजेंटेशन करके, अगर प्रोडक्ट को इनोवेट करके, कीपिंग इन माइंड टुडे यूथ, अगर वो यूथ इट कैन डेफिनेटली वर्क, या देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अभी तक लाइक आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसमें से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी है अभी तक? मतलब यू कैन टेल मी द नंबर और परसेंटेज और द कंपनी। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है अभी तक? हमने जो एक रेस किया था नवाज एडटेक के लिए, हैदराबाद बेस्ड था,
तो वो सबसे आई थिंक अच्छा गया है अब तक, क्योंकि अभी इनका आई थिंक 3rd राउंड चल रहा है फंडिंग का। और हमने जब इन्वेस्ट किया था तब 50 लाख 60 लाख का रेवेन्यू करते थे साल का, अभी ये करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, पैट पॉजिटिव है। हाँ, तो करीबन भी 20x ग्रो किया है लास्ट 2.5-3 years में, विच इज़ फैंटास्टिक। एंड तो वो आई थिंक मेरे ही सब पे बेस्ट रहेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि इन्वेस्टर्स को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अगर उनको इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर बिजनेस ओनर है कोई, उसको किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट उठाना चाहिए? पहले तो ये, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड तो चल ही रहा है कि हर कोई इन्वेस्टमेंट उठाना चाहता है। जितने भी शार्क टैंक पे भी लोग आ रहे हैं वो पहले से एक इन्वेस्टमेंट उठा कर आते हैं मोस्टली। काफ़ी लोग, हाँ। हाँ, तो कोई एक टाइम फ्रेम मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस लेवल पे आने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहिए? कि अगेन डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, पर मेरे हिसाब से एक सम रूल है कि यार आपने जब तक अपना एक प्रोडक्ट मार्केट पे क्रैक नहीं किया है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं उठाना चाहिए, दूसरे का पैसा दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और आपको खुद का पैसा ही रिस्क लेके एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना चाहिए जहाँ पे आप दिखा सको कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मेरे कस्टमर्स हैं, इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, इनसे ये फीडबैक आया, इन्होंने पैसा भी दिया है खरीदने के लिए, तो मेरा रेवेन्यू चल रहा है, उसका मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ये मेरे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। सो एन इन्वेस्टर एबल टू सी दैट, यू शुड गेट कॉन्फिडेंस कि यार प्रोडक्ट और मार्केट दोनों पूरे हो चुके हैं या होने के वो डायरेक्शन में जा रहे हैं। The product market, it should be there or it should be driving in the direction where it is going to come in the next 1 to 2 months. तो वो रेवेन्यू मार्केट पे एक हीरो प्रोडक्ट निकल जाए आई थिंक उसके बाद इट्स अ बेटर टाइम। हीरो प्रोडक्ट हो गया, आप देख सकते हो कि अपना रिपीट परसेंटेज कितना है, यू नो, कितने लोग वापस आपसे आ रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्टअप से बात किया था, they were into creating some मतलब क्या बोलते हैं, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट था, यू नो, एंड वो महीने के 10-11 लाख का सेल कर रहे थे। ओके, बट जब मैंने डीप डाइव किया तब पता चला कि भाई इनका कंप्लीट सेल परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आ रहा है। ओके, तो अगर एड बंद हो जाएगी तो सेल नहीं होएगा, मतलब रिपीट रेट वाज नेग्लिजिबल, करेक्ट। तो उससे पता चलता है कि यार अब तक तो मार्केट का ये फिट ही नहीं है, आप तो सिर्फ ऐड चला के इसको बेच रहे हो, यू नो। हाँ, स्टार्टिंग में मैं अगर एक नया बिजनेस शुरू करूँगा तो लोगों तक पहुँचने के लिए मुझे ऐड पे लाना पड़ेगा। ये नया भी नहीं था, ये तो 1.5 साल हो चुके थे। अच्छा, तो 1.5 साल से रिपीट रेट का परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल था, अंडर 7 to 10% के आसपास था। तो अगर आप मास लेवल पर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर आपका 30% के आसपास रिपीट नहीं होता है, दैट मीन्स पीपल आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड योर प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर लाइक कोई कंपनी, कोई नया स्टार्टअप है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें कैसे इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए और कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको यही देखना है कि भाई उनका बिजनेस इन्वेस्टेबल है कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट पे क्या ये रेवेन्यूज होने चाहिए, रिपीट्स होने चाहिए। तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि ओके नाउ आई कैन गो टू इन्वेस्टर टू रेज सम कैपिटल फॉर ग्रोथ। ठीक है। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज़ है। कहाँ अप्रोच करना चाहिए? आप हमको अप्रोच कर सकते हैं, लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज को, कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। बट अदर देन दैट, यू नो, जोक्स अपार्ट, अदर देन दैट, अगर उनको खुद पे जाना है तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे लिंक्डइन पे आपको मिल सकते हैं, आपको पूरे डेटाबेस के प्लेटफॉर्म है, जैसे लूशा करके है, आपको डेटाबेस मिलता है, तब तक आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। फिर इवेंट्स आप अटेंड कर सकते हो, एंड यू नो यू कैन नेटवर्क विद सर्टेन इन्वेस्टर, मीटअप खाली रहते हैं। हाँ, एक रिलेशनशिप उनके साथ बना सकते हो बेसिकली। तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती जो फाउंडर्स को अवॉइड करना चाहिए अपनी पिच में या फिर कंपनी में भी? या सबसे पहले तो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एंड ही शुड, दैट फाउंडर नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ, रिसेप्टिव इन टर्म्स ऑफ सजेशंस।
Okay, that's number one. Number two is ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई उसका आइडिया ही महान है एंड दिस थ्रू आइडिया. तो एक डीप डाउन रिसर्च होनी चाहिए फ्रॉम अ फाउंडर कि भाई मार्केट कितना बड़ा है, लोग इसके अंदर है, किसको मैं सर्व कर रहा हूँ, कौन मेरा टारगेट ऑडियंस है. सो एज अ मार्केट इट शुड बी वेरी क्लियर कि भाई दिस इज़ द मार्केट. तो ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि भाई whether should start raising capital or not. ठीक है. तो अभी कोई अगर इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना तो सबसे प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री भी आपको कौन सी लगती है? स्पोर्ट्स के अलावा यार इंडस्ट्री तो नहीं बोलूँगा, पर एक जो अंडरलाइंग थीसिस है, जो कोई भी सेक्टर में या कोई भी स्टार्टअप जो एक टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा लेके उसको एनेबल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए और जिसको जहाँ पे एफिशिएंसीज इंप्रूव हो सके, वो बिजनेस इज समथिंग विच कैन ग्रो रियली स्ट्रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है. राइट. और अभी मतलब एक तो ये हो गया कि आप अपने बिजनेस को एआई की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी सारे एआई रिलेटेड स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं. डू यू थिंक वो इन्वेस्टेबल है? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ उनको बनाने की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उनकी यूजेज काफ़ी चीप प्राइस को लोगों को मिल रही है. सारे चीज़ इन्वेस्टेबल नहीं है सारे कंपनीज. दैट्स व्हाई फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए क्या लगना चाहिए कि अच्छा भाई अपने रिसर्च क्या मार्केट कितना बड़ा है, इज इट समथिंग व्हिच कैन ग्रो ग्लोबली आल्सो, कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उससे हमारा क्या डिफरेंशिएटर है. करेक्ट. तो आई थिंक वो सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं इसकी और रिसर्च एंगल्स कम इनटू द पिक्चर कि आपको डिसीजन मेकिंग कैसा लेना है. लास्ट रैपिड राउंड कर लेते हैं. तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स. ठीक है. तो बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग? एटीट्यूड एंड ईगो ऑफ अ फाउंडर. ओके. एंड बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग? ह्यूमिलिटी. ठीक है. तो बिगेस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अ सिंगल कंपनी, कोई नंबर या परसेंटेज जो भी आपको अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट से वो? आई थिंक आपने 15 से 20, 25, 30 कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें हमने इन्वेस्टमेंट करवाए हैं. तो बिगेस्ट प्रॉफिट वुड बी द नवाड, अराउंड 10x 15x ऑफ द कैपिटल. ओके. तो आपको किस तरह के स्टार्टअप्स पसंद है? ज़्यादा रेवेन्यू विद बर्न या फिर स्मॉल प्रॉफिटेबल? आई थिंक हम पहले क्लियर कर चुके हैं. रेवेन्यू एंड मतलब मैं बोलूँगा रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों. ओके. नॉट विद बर्न. ठीक है. तो कभी किसी फाउंडर के साथ आपका झगड़ा हुआ है? ये झगड़ा तो नहीं हुआ किसी के साथ भी. नंबर्स नहीं आए या फिर अपडेट नहीं दिया इस चीज़ पे आपने किसी को? नहीं, ये झगड़ा तो नहीं हुआ. देयर हैज बीन नो फाइट एज सच. ठीक है. ये मतलब कहीं वो थोड़ा हो जाता है कि भाई जल्दी दे करके थोड़ा आर्ग्यूमेंट टाइप, बट नेवर अ फाइट. ठीक है. तो एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू मिस्ड और बाद में आपने रिग्रेट किया यार ये चला गया हाथ से? नो. कोई नहीं. नाइस. मैं रिग्रेट नहीं करता यार, जो चला गया वो चला गया. ठीक है. तो आई थिंक यही थे 7-8 क्वेश्चन थे रैपिड राउंड में हमारे. तो उसके बाद एक लास्ट एडवाइस अगर आप बिजनेस ओनर्स को कुछ देना चाहते हो फिर उसको हम रैप अप करते हैं. लास्ट एडवाइस मतलब one advice that I would give to any startup founder is that back yourself. I think it is very important कि आप अपने आइडिया को समझो और समझ के उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च करो और थोड़ा टाइम दो उस चीज़ को बिफोर यू जंप द गन कि अच्छा यही बिजनेस चलेगा, एंड बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई यही बेस्ट है, यही वैसा है. आई थिंक अच्छे लोगों से मिलो, वैलिडेट करो अपने आइडिया को और छोटे छोटे स्टेप्स लो रादर दैन जस्ट थिंकिंग कि भाई मैं एक शॉट में यूनिकॉर्न बना लूँगा या फंडिंग उठा लूँगा या इन्वेस्टर आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में. ये इससे सुनने में अच्छा लगता है और पेपर पे पढ़ने के अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. गो स्लो, इट्स ओके. आई मीन यू हैव द एंटायर डेकेड, 2 decades, 3 decades टू बिल्ड. मतलब उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, टाइम ही टाइम है. ऐसा थोड़ी ना कि 2 साल में you are not going to be in this world or the customers will not be in the world. So you have to go slow, build slowly but build something meaningful.
तो थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। अब आपको एक काम करना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसे बिजनेस से रिलेटेड इंसाइट्स मिलते रहे। हम काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करते रहते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेसेस में, या फिर आपको किस तरह के बिजनेस इंसाइट चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमारे गेस्ट आए हम उनसे उसी तरह के क्वेश्चन पूछें और आपके साथ उसी तरह के बिजनेस इंसाइट शेयर करें। इससे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर तो मिलेगी और हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।